जब मैं उस सिचुएशन के सामने पहुंची तो मैंने देखा कि जिस रोप से हम क्लाइंब कर रहे हैं उसी रोप में एक डेड बॉडी बंधी हुई है। कई बार क्या मैक्सिमम टाइम जब हम एल्टीट्यूड में होते हैं तो हमारा ब्रेन सही से काम नहीं करता है। किसी भी जगह में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा रुकेंगे तो हम फ्रोज हो सकते हैं, मतलब हमको फ्रोजन बाइट हो सकता है। और जब हम माइनस टेम्परेचर में होते हैं ना तो ज़्यादा देर रुकने से हमारी बॉडी फ्रोज होने लगती है, हमारा ब्लड जमने लगता है। अगर आप उससे पूछोगे ना मम्मी कहाँ जाती है तो वो कहेगी मम्मी माउंटेन में जाती है। नाइस। मेरे लिए मैं एसएच है, मतलब मैं एसएच है। हाँ, मैं एसएच हूँ, मैं लुंगिच नहीं। मैम सैल्यूट टू यू। मतलब ऐसे डेड बॉडी को देखकर तो मैम हम जैसे लोग तो डर ही जाएं कि मतलब मौत को पास से, मतलब मौत को टक से छू गई, डर कैसा होता है। एक आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, तो इस औरत के पीछे किसका हाथ है? खबरी की गपशप में स्वागत है दोस्त। मैं हूं शिखा विश्वकर्मा, आपकी होस्ट, लेकर आ गई हूं सीजन 2 का एक और नया एपिसोड। सो आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर तिरंगा लहरा दिया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा दिया है, एमपी का नाम गर्व से ऊंचा करवा दिया है। अब हमने भी उन्हें अपने पॉडकास्ट में बुला लिया है। जी हाँ, उनका नाम माउंटेनियर भावना डहरिया है। सो स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे? तो मैम मैं बढ़िया हूँ। कैसी चल रही है आपकी जिंदगी की गाड़ी? उतार की चढ़ाव? उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं आपकी लाइफ में तो ज्यादा ही है। तो मैम मतलब अभी चढ़ने का सफर जारी करना है या फिर अभी क्या है, मतलब पीछे चल रहे हैं कि आगे चल रहे हैं, क्या चल रहा है? चढ़ने का सफर चलता रहता है कंटिन्यू, क्योंकि मेरा जो मिशन है वो 7 महाद्वीप के हाईएस्ट माउंटेन को क्लाइंब करना है, तो वो मिशन चालू है। ओके। तो मैम चलने से याद आया कि अभी फिलहाल में, जैसे कि हमें पता है कि आप स्पोर्ट्स कंसल्टेंट है, मैम उसके बारे में कुछ बताएं आप। मैं स्पोर्ट्स कंसल्टेंट हूँ ट्राइबल डिपार्टमेंट में। वहाँ मेरे अंडर 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके लिए मैं स्पोर्ट्स की पॉलिसी बनाती हूँ और कैसे स्पोर्ट्स को हम या उन ट्राइबल बच्चों को कैसे हम आगे ला सकते हैं, उनकी स्किल को और मतलब क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं तो उनको कैसे और आगे मतलब उनकी स्ट्रेंथ को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। तो मैम आप जब आप बच्चों की बात आपने की है तो मुझे लगता है कि क्या माउंटेनियर होना एक करियर का स्कोप है क्या उसमें? बिल्कुल है। मैंने इन ट्राइबल बच्चों में से भी 5 जो बच्चियां हैं उनको बेसिक माउंटेनिंग का कोर्स कराया है। Okay. तो इसमें जो कोर्सेज होते हैं, पहला बेसिक माउंटेनिंग कोर्स होता है, फिर एडवांस माउंटेनिंग कोर्स होता है। जब आप बेसिक में A ग्रेड लाते हैं तो आप एडवांस कर सकते हैं। इसमें फिर MOI भी होता है एंड सर्च एंड रेस्क्यू भी होता है। तो इसमें स्कोप बहुत है। आप जब प्रोफेशनल हो जाते हैं, मतलब आप जब ये सब कोर्सेज कर लेते हैं तो आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं किसी भी एडवेंचर कंपनी में। आजकल आपको पता है कि आप किसी भी टूरिस्ट प्लेस में जाएंगे तो आपको एडवेंचर एक्टिविटी मिलेगी। तो बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको इंस्ट्रक्टर्स की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर आप एज अ करियर जा सकते हैं। और इसके अलावा जब आप सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स करते हैं तो ये ग्लेशियर के लिए होता है पर्टिकुलर। जो हमारे आर्मी के जो जवान हैं कई बार ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं और कई बार डेथ भी हो जाती है, कई बार नहीं भी होती, लेकिन वो लापता हो जाते हैं। तो जो सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स है उसमें उन लोगों को लिया मतलब जिन्होंने ये किया हुआ है उनको लिया जाता है और टीम बनाई जाती है और वो जो पर्वतों में खो जाते हैं, चाहे वो हमारे आर्मी वाले हो या फिर टूरिस्ट भी, कई बार ऐसा होता है एवलांच आ जाता है या आपदा आ जाती है, तो ऐसी इस केस में वो जो गवर्नमेंट है वही इनको हायर करती है और ऐसे लोगों को लेकर टीम में फिर ये काम स्टार्ट करती है कि मतलब रेस्क्यू का। ओके। तो मैम एज अ कैरियर वो वहाँ पर भी जा सकता है। एंड देन एडवेंचर माउंटेनियर में गाइड बन सकता है। क्योंकि आजकल बहुत एक्सपीडिशन होते हैं, ट्रैक होते हैं। जो प्रोफेशनल मतलब एक्सपीडिशन नहीं करना चाहता लेकिन ट्रैकिंग में जाना चाहता है तो एज अ गाइड वो इसमें काम कर सकता है। तो इसको बहुत है। ओके। मतलब बेसिकली गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है। या ऑफ कोर्स। और ये सारे इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट के हैं जिनसे हम कोर्स करते हैं। तो मैम आपको जब आपका पहला माउंट एवरेस्ट था तो आपको जब चढ़ना था तो मैम वो स्ट्रगल एक कैसा रहा आपका कि गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट किया क्या? हाँ किया, थोड़ा लेट किया मगर किया। गवर्नमेंट का मैम धीरे होते हैं ना। एक्चुअल में जो ये एवरेस्ट की कहानी मेरे 7th क्लास से स्टार्ट हुई थी। मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया कि मुझे पर्वतारोही बनना है और एक दिन माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है। तो मैंने पहले बेसिक कोर्स किया, फिर एडवांस भी किया, MOI भी किया। अभी मैं इंस्ट्रक्टर एज ए इंस्ट्रक्टर मतलब जो बिगनर माउंटेनियर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग देती हूँ, तो वो भी मैंने किया। और उसके बाद 6000 मीटर की पीक क्लाइंब करी हिमालय में।
और फिर उसके बाद मेरा जो एम था कि मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है, तो उसके लिए एक परमिट होता है जो मुझे मिलना था जी। तो वो डायरेक्टली मुझे नहीं मिल पा रहा था, वो गवर्नमेंट के थ्रू या किसी सोर्स के थ्रू ही मिल सकता था। तो उसके लिए मैंने 4 साल स्ट्रगल किया, मतलब रेडी होने के बाद भी। तो पेशेंस लाइफ में मुझे तब सीखने को मिला कि आप रेडी हैं लेकिन आपका अभी प्लेटफॉर्म दूर है। ओके, मतलब मंजिल अभी दूर है लेकिन आपका रास्ता अभी चल रहा है कि आपको दिखाई दे रहा है कि आपको जाना है, पर आप पहुंच नहीं पा रहे हो। तो वो 4 साल मेरे बहुत ही संघर्ष वाले थे, क्योंकि मैं कहूँगी मेरी लाइफ में सिर्फ माउंट एवरेस्ट नहीं था, एक संघर्ष का एवरेस्ट भी था जिसको मैंने क्लाइंब किया बिफोर एवरेस्ट। तो वो ऐसा था जिसमें मुझे परमिट के लिए ट्राई करना था कि मुझे कौन हेल्प कर सकता है। तो वो 4 साल में मैं 40 किलोमीटर साइकिलिंग डेली कर दी थी, 10 किलोमीटर रनिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइज मतलब योगा, ये सब सारी चीज़ें कंटिन्यू करती थी, कॉलेज भी जाती थी। एंड देन वो जो परमिट के लिए मुझे जिन लोगों से कांटेक्ट करना है उनके घर भी मैं मतलब या ऑफिस में जाके मैं मिलने का ट्राई करती थी। तो ये 4 साल बहुत ही कठिन थे मेरे लिए। हाँ, मतलब आपका माउंट एवरेस्ट का चढ़ना एक तरफ और संघर्ष का पर्वत एक तरफ। तो मुझे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कब मुझे परमिट मिल जाएगा और पता लग रहा है मैं फिजिकली रेडी नहीं हूँ। तो इसके लिए मुझे ये कंटिन्यू अपने मतलब बॉडी को फिजिकल भी फिट रखना था और मेंटली भी। मुझे लगता है किसी भी फील्ड में फिजिकल से ज़्यादा मेंटल प्रिपेयर, अपने आप को प्रिपेयर करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार अगर आपने दिमाग से अपने आप को मना कर लिया तो फिर आपको कोई नहीं मना सकता। ओके मैम, तो जब आप उस मोमेंट में थे, जब आप चढ़ रहे थे, माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर रहे थे, तो उस टाइम कभी ऐसा लगा क्या, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अक्सर कई लोग ऊपर तक जाते हैं पर कुछ वापस नहीं आ पाते हैं, है ना? तो कुछ ऐसा सिचुएशन कभी आपके साथ ऐसा हुई कि आपको लगा कि यार नहीं, मैं बहुत घबरा चुकी हूँ, अब मुझसे हो नहीं पा रहा है? समटाइम्स कुछ ऐसा कोई सीन? हाँ, ऐसी सिचुएशन हुई ज़रूर, मतलब नहीं हो पा रहा वाला तो नहीं केस था, मगर ये बिल्कुल ट्रू है कि हर कोई मतलब वहाँ जाता है एवरेस्ट में, और ये ज़रूरी नहीं कि वो वापस भी आ जाए। और कई बार तो ये भी कि वापस उसकी डेड बॉडी भी आ रही है, ये भी ज़रूरी नहीं है। मतलब इंसान की डेथ तो हो जाती है लेकिन डेड बॉडी भी आज भी वहीं पर जमी होती है। उसके लिए भी नेपाल गवर्नमेंट का कुछ कॉज है जो जिसके तहत वो आती हैं। तो मेरे साथ एक सिचुएशन, एक क्या मुझे 2-3 ऐसी सिचुएशन हुई जब ऐसा लगा कि अब शायद मैं नहीं बचूंगी। लेकिन एक जो छोटी सी सिचुएशन वो ऐसी थी कि कैंप 3 से हम कैंप 4 के लिए जा रहे थे, और ओके तो एक बार ऐसी सिचुएशन आई जब कैंप 3 से हम 4 के लिए जा रहे थे, और वो पूरी स्टीफ चढ़ाई थी, और वहाँ से हमने ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगा दिया, क्योंकि वहाँ से फिर ऑक्सीजन आप ब्रीथ नहीं कर सकते हो। तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया और फिर क्लाइंब करना स्टार्ट किया। तो एक ना मतलब स्टीफ चढ़ा, एक दूसरे के पीछे ही चल रहे हैं, अब आप किसी को क्रॉस तो कर नहीं सकते। तो फिर जैसे जैसे हम ऊपर चलना चालू हुआ, एक जगह एक हडल सा आ रहा था, लाइक लोग रुक रहे थे, बहुत टाइम ले रहे थे। और जब हम माइनस टेम्परेचर में होते हैं ना, तो ज़्यादा देर रुकने से हमारी बॉडी फ्रोज होने लगती है, हमारा ब्लड जमने लगता है। तो उससे बचने के लिए ना हमको बॉडी में मूवमेंट बना के रखना होता है, बट बहुत टाइम लग रहा था। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों लोग रुक रहे हैं। लेकिन जब मैं उस सिचुएशन के सामने पहुंची तो मैंने देखा कि जिस रोप से हम क्लाइंब कर रहे हैं उसी रोप में एक डेड बॉडी बंधी हुई। तो जैसे ही उसको देखा तो इज़ अ लकी डेड बॉडी कि वो उसको नीचे लाना है, इसलिए उस रोप पे बांध रखा है जिस रोप से हम क्लाइंब कर रहे हैं। तो एक जुमार इक्विपमेंट होता है जो ना रोप में लगने के बाद सिर्फ ऊपर जाता है वो, और लॉक हो जाता है, नीचे नहीं आता। तो हम हमारा बॉडी वेट पुल करके ऊपर जाते हैं और लॉक हो जाते हैं। तो और स्टेप फुट स्टेप से फिर ऊपर और जाते हैं। तो फिर अब क्योंकि अगर अब मैं जुमार आगे बढ़ाऊंगी तो वो नॉट में फंस जाएगा ना, तो फिर मुझे उसके आगे लगाना है, डेड बॉडी के आगे, और उसको क्रॉस भी करना है। तो मैंने अपना जुमार और एंकर डेड बॉडी के आगे लगाया और उस डेड बॉडी के ऊपर हाथ रख के अपने पैर को आगे बढ़ाया। और मतलब ये सिचुएशन में मुझे लगता है कि मेरे को अलग से एनर्जी लगी, मतलब जितना क्लाइंब करने के अलावा एक अजीब सी बॉडी में सेंसेशन, अलग से पसीने आ रहे थे। और भलाई मैं माउंटेनियर हूँ बट एज अ ह्यूमन डर जाता है। हाँ, मतलब हमारे लिए हमारे दिमाग में जो हमने डेड बॉडी के लिए बिठा रखा है वो भी फीलिंग वहाँ पर आई। बट मैंने वो सिचुएशन को मतलब क्रॉस किया, और फिर मैं आगे 2-3 स्टेप बढ़ के मैंने डीप ब्रीथ लिया और मन में ये सोचा कि भगवान मुझे इतना अवेयर रखना कि मेरे साथ ऐसी सिचुएशन ना हो। क्योंकि कई बार क्या मैक्सिमम टाइम जब हम एल्टीट्यूड में होते हैं तो हमारा ब्रेन सही से काम नहीं करता है, क्योंकि
ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है तो मतलब माइंड में प्रेशर होता है ना, तो जिसके कारण हम डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाते हैं। तो वो सिचुएशन को समझते हुए मैंने ऐसे प्रे किया और मैं क्लाइंब करने लगी आगे। ओके मैम, सैल्यूट टू यू। मतलब ऐसे डेड बॉडी को देखकर तो मैम हम जैसे लोग तो डर ही जाएं कि मतलब अब क्या, क्योंकि वहां पर ही इंसान, हम नॉर्मली भी देख लेते हैं तो हम 2 मिनट के लिए शांत हो जाते हैं, और आपने उस पर चढ़कर वो चीज की, तो हैट्स ऑफ टू यू मैम। तो जब उस सिचुएशन में आप एक, मतलब ऐसा भी सिचुएशन आई होगी ना कि जब बोलते हैं ना कि मौत को बहुत छू कर निकले हो, हाँ, तो वो सिचुएशन क्या रही थी? मैं तो ये कहूँगी कि ये सब आप लोगों का या भारत का प्यार है कि आप लोगों के सामने मैं आज हूँ। नहीं तो मैंने अपनी मौत को अपने सामने देखा है टचवुड कि शायद अब ये मेरी आखिरी रात है और मैं नहीं बचूंगी। Okay. ऐसी सिचुएशन भी मेरे साथ आई, और एक मतलब 2 ऐसी सिचुएशन आई जिसमें बहुत क्रिटिकल हो सकता था, बट ट्रेनिंग जो हमको ट्रेनिंग सिखाई गई थी एज अ मतलब माउंटेनियर में या एक्सपीडिशन में हमको जो ट्रेनिंग सिखाई गई थी, उसके कारण आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। और मेरा मैसेज भी हमेशा ये होता है कि लाइफ में ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, अगर आप अपनी ट्रेनिंग में अपना 100% दोगे तो आप कैसी भी सिचुएशन आएगी तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे और निकल पाओगे इससे। तो फर्स्ट केस जो हुआ था जब मैं एवरेस्ट से सिर्फ 400 मीटर दूर थी। Okay. और मेरा ऑक्सीजन रेगुलेटर ख़राब हो गया। और उस सिचुएशन में ऑक्सीजन रेगुलेटर ख़राब होना मतलब ब्रीथ नहीं ले पाना, बट ब्रीथ आ रही बट कम, बट ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो सकता है। तो उस जगह में मैंने 1.5 घंटे बिताए। जनरली हम जब क्लाइंब करते हैं तो किसी भी जगह में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा रुकेंगे तो हम फ्रोज हो सकते हैं, मतलब हमको फ्रोजन बाइट हो सकता है और बहुत सारी चीज़ों का सामना पड़ सकता है। और बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नहीं बना रहा तो भी हमारी डेथ हो सकती है। तो 1.5 घंटे मैंने बहुत मुश्किल से बिताए। लाइक मुझे ब्रीथ भी करना है, ऑक्सीजन रेगुलेटर को भी सही करने का ट्राई करना है और अपने आप को जमने से भी बचाना है। Okay. तो ये पूरी 1.5 घंटे सिचुएशन चलती रही। मेरे साथ मेरा शेरपा था। मेरे शेरपा ने कहा कि भावना अब हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, अब हम नीचे जा रहे हैं, क्योंकि हमने सब ट्राई कर लिया, रेगुलेटर नहीं ठीक हो रहा है, नीचे उतरने में कम टाइम लगेगा, हम कैंप 4 में पहुंच जाएंगे और हम वहाँ पर मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर ले लेंगे, लेकिन फिर हम दोबारा नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उतनी एल्टीट्यूड में आने के बाद दोबारा असेंड फिर से नहीं हो सकता। हमको नीचे ही जाना पड़ेगा, मतलब लाइक फिर उसके बाद सबमिट नहीं होना है। तो ये मैं उसको रिप्लाई नहीं दे पाई। और उस टाइम पे सिर्फ मेरे दिमाग में मेरी 7th क्लास, जिसमें मैंने डिसाइड किया था कि मुझे माउंट एवरेस्ट जाना है, वो मेरे दिमाग में आने लगी। और वो चीज़ें जो मेरे साथ हुई हैं, लाइक आपको वो जो 4 साल के संघर्ष में मैंने बताया नहीं, मैंने ऐसी सिचुएशन भी देखी है कि लाइक ना मुझे मेरा मजाक बनाया गया। जैसे मैं किसी के पास मिलने गई परमिट के लिए, तो उन्होंने पूछा कहाँ से आई हो, मैंने बताया तामिया पतालकोट। अरे वाह, तुम पतालकोट से आई, तो आई एम वेरी हैप्पी कि यार इनको पता है मैं कहाँ से हूँ। लेकिन उन्होंने जो उनके पास लोग थे तो उनके सामने ऐसे बोला कि देखो देखो पतालकोट की लड़की आई है माउंट एवरेस्ट चढ़ने, और लोगों ने हंसा। तो वो चीज़ें मेरे को बहुत हर्ट करती थी कि मैं इनको एक दिन बता दूंगी कि मैं एक्चुअल वो भी बेसिकली मीडिएशन थे मेरे हिसाब से। हाँ, मतलब तो ये चीज़ तब बहुत हर्ट करती ना कि हाँ, लेकिन मुझे मोटिवेशन भी इस चीज़ से मिला कि मैंने अपने आप को ये समझाया कि वो नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, मगर मैं अपने आप को जानती हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से हैं, इससे फर्क पड़ता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। सही बात है। तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में घूमने लगी। फिर मेरा गांव, मेरे पेरेंट्स को बहुत लोगों ने ये बोला था कि आप कैसे माँ बाप हो, अपनी बेटी को मरने पहुँचा रहे हो क्या। तो मैं उनको जवाब देना चाहती थी कि हर मतलब फील्ड होती है, जो कोई भी बच्चा जो भी चुने, माँ बाप उसका साथ देते हैं तो वो हर जगह पहुंच सकता है। तो वो सारी चीज़ें ना मेरे सामने आने लगी और मैंने कहा कि मैं नीचे नहीं जाऊंगी, मुझे तो ऊपर जाना है। तो उसने कहा कि अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने कहा कैसे नीचे कैसे उतरेंगे। तो उसने कहा कि हम रेगुलेटर एक्सचेंज कर लेते हैं, आप मेरा ले लो मैं आपका लेता हूँ। शेरपा काफ़ी स्ट्रांग होते हैं बिकॉज वो वहीं बॉन्ड मतलब बेस कैंप के नीचे उनके गाँव होते हैं। तो उतने एल्टीट्यूड में जब जो इंसान पैदा होता है तो उसकी बॉडी उसके हिसाब से एक्लिमेटाइज रहती है। तो मैंने कहा ठीक है, जब मुझे आपका ही रेगुलेटर लेना है तो मैं नीचे क्यों जाऊँ, मैं ऊपर जाऊँगी। और मैं ये इसलिए कह पाई क्योंकि मुझे अपनी ट्रेनिंग पे भरोसा था। जो मैंने सीखा था, मुझे पता था कि अगर कोई भी सिचुएशन आएगी
तो मैं उसको हैंडल कर लूँगी। और ये कहकर उसने ओके किया मुझे और ये कहा कि आपकी रिस्क है। मैंने कहा ओके, और फिर मैं ऊपर क्लाइंब करने लगी। मतलब मैं आपको जितना सैल्यूट करूं उतना कम है मेरे हिसाब से, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में आपको डील करना और उसी पॉइंट ऑफ मोमेंट में आपको सोचना कि आपने मतलब एकदम इंस्टेंट डिसीजन लिया कि उनका रेगुलेटर लेकर आपने खुद क्लाइंब करने का सोचा। आप चाहते तो नीचे भी उतर सकते थे। तो मुझे लगता है मैम पेरेंट्स का सपोर्ट इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक लड़की होने के नाते, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ और मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से कि कहीं ना कहीं अगर आपके भाई बहन भी हैं आपके साथ तो माँ बाप बोलते हैं कि नहीं पढ़ाई कर लो, शादी करेंगे, उसके बाद फिर अपनी लाइफ जीना है तुमको। तो आपके पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट रहा है इन सब चीज़ों में? आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने अभी ना, जब मैं ये जो 4 साल का मेरा संघर्ष था उसमें उन्होंने वो डीमोटिवेट वो भी हुए हैं कि तुम क्यों इसके पीछे पड़ी हो, इतनी जिद अच्छी नहीं है। और उन्होंने तो ये भी, हम लोग वैसे तो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे पिताजी टीचर हैं, अभी रिटायर हो गए। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और हम लोग 4 बहन 1 भाई हैं। मेरा नंबर 3rd है। तो उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक के लिए सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो जो ये परमिट और पैसे जो फीस थी उसको देने के लिए उन्होंने तो ये भी ट्राई किया था कि जो हमारी ज़मीन है, पापा बोले कितने की वो होगी, क्या इतने में हो पाएगा, लेकिन उसका जो निकला मतलब अमाउंट वो उतना नहीं था जितना मुझे लग रहा था। तो ये बट मैंने उनको मना किया कि ये नहीं करना है, ये मैं सिर्फ मेरे लिए नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश से इससे पहले कोई भी ऐसी लड़की नहीं थी जिसने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया हो। तो मैंने कहा मैं उसके लिए, मतलब अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए करना चाहती हूँ। तो ये मेरा अकेले का सपना नहीं है पापा, ये हम सब का सपना है। तो इसके लिए सिर्फ आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और वो अगर शायद अगर वो अमाउंट हो जाता तो मेरे पापा अपनी ज़मीन बेच देते। तो ये चीज़ देखकर मैं बहुत ही मतलब भावुक भी हुई उस टाइम पे कि नहीं पापा, हमको ऐसा नहीं करना है और वो देखेंगे, जो होगा होना होगा। क्योंकि मुझे अपने आप पे भरोसा था कि जो चीज़ मैं कर रही हूँ, मतलब मैं हवा में बातें नहीं कर रही हूँ, उसके लिए मैंने अपने आप को तैयार किया है। मैंने कोर्सेज किए हैं, A ग्रेड लेके आई हूँ, मैंने एक्सपीडिशन किए हैं, मैं उतना अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रही हूँ उस चीज़ के लिए। तो कोई ना कोई इस चीज़ को समझेगा कि और वो प्रदेश की इस बेटी को वहाँ पर भेजेगा, ये सोचकर मैं अपने जो अपना स्ट्रगल था उसको मैंने कंटिन्यू रखा कि आप तो। बट पापा ने बोला कि तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, तुम जॉब मतलब अपना जॉब देखो, अब एजुकेशन से आगे वो सारी चीज़ें। तो फिर मैंने ना जॉब भी करी, मतलब एज अ पार्ट टाइम, क्योंकि पापा के ऊपर लोड ना आए। तो बट मुझे अभी लगता है कि ना पेरेंट्स को विश्वास दिलाना बहुत ज़रूरी। ऐसा नहीं है, मैंने चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो या किसी के भी पेरेंट्स हो, उनके लिए उनका बच्चा स्पेशल होता है। और चाहे वो अच्छा काम करना हो या गलत काम करने में आगे बढ़ रहा हो, कोई उसका साथ दे ना दे, बट पेरेंट्स साथ देते हैं। चाहे वो, जैसे हम बोलते हैं ना कि बच्चा ये फील्ड चुनो, ये नहीं चुनो, लेकिन बच्चे को नहीं समझ आ रहा होता, फिर भी वो फील्ड चुनना चाहता है जो उसने सोचा है। पेरेंट्स को दिख रहा होता है कि इसमें कोई स्कोप नहीं है, लेकिन वो उसको मना नहीं करता। वो बोलता है कि नहीं, इसका मन है, ये जाए, एक्सपीरियंस लेके आए, फिर भलाई फिर उसको जो करना होगा बाद में फिर वो उसके लिए सपोर्ट करेंगे। लेकिन वो ये नहीं बोलते कि तुम ये नहीं करो। बाकी मतलब परिवार, समाज ये सब बोलेगा कि तुमने डिसीज़न लिया है, लेकिन पेरेंट्स आपके डिसीज़न में एग्री करते हैं। तो मैंने ये जितने बार भी अपनी चीज़ों को, या मेरे जितने भी भाई बहन हैं, उनने जब भी बताया कि हमको इस फील्ड में जाना ही है तो ओके किया उन्होंने, नहीं किया। हाँ। मतलब जितने भी भाई बहन हैं तो मैम वो सभी इस फील्ड में अलग फील्ड में, अपनी फील्ड में वो बहुत अच्छी जगह है। ओह वाह, नाइस। तो मैम आपकी जैसी शादी हो चुकी है, आपकी एक छोटी सी बेबी भी है, तो मैम आप मैनेज कैसे करते हो ये सब चीज़ें? हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था ना कि आई एम वेरी लकी टू यू कि इस बात पे कि मेरी वाली फैमिली जो है, जो मेरे रियल पेरेंट्स, हाँ, वो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। Okay, that's very nice. तो जो मेरी मदर इन लॉ है वो बहुत ही सपोर्टिव है। Okay. और वो मेरी डॉटर का पूरा ध्यान रखती है, जब भी या मैं ऑफिस में हूँ या मैं एक्सपीडिशन में हूँ, तो कभी उसको ये फील ही नहीं हुआ कि मैं मम्मी हूँ कि वो मम्मी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि लाइफ में ना विश्वास एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो हमको अपने पेरेंट्स पे करना चाहिए और पेरेंट्स को हम बच्चों पे करना चाहिए।
क्या है कि आजकल के जो यूथ हैं वो किस वे में जा रहे हैं नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा कनेक्ट रहेंगे तो उनके पेरेंट्स उनको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। आजकल बच्चे छुपाते हैं, नहीं बताते हैं, ये बहुत गलत है। तो मेरी जो डॉटर है वो अभी 2.5 साल की है। और मैंने जब वो 15 महीने की थी तब मैंने यूरोप कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट माउंटेन क्लाइंब किया था 15 अगस्त के दिन। और ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि जब पूरा मतलब इधर इंडिया अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा था तो मैंने दूसरी कंट्री में जाके अपना तिरंगा फहराया। तो ये मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग था और मेरी बेटी के लिए भी, लेकिन उस सिचुएशन को हम दोनों ने समझा और मैं इजीली वहाँ पर जाके थोड़े बहुत चेंजेस आए, लाइक क्योंकि आफ्टर डिलीवरी बहुत सारे बॉडी में चेंजेस रहते हैं तो उससे मुझे इफेक्ट पड़ा भी, बट मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया वहाँ जाने के लिए। तो मैम अब चलिए, अब थोड़ा सा हंसी मजाक चल ही रहा है तो हम इसी को चलते एक गेम खेलते हैं। इस गेम का नाम है झूठ बोले कौवा ना काटे। ठीक है? इसमें आपको ना बेसिकली मैं आपको एक स्टेटमेंट दूंगी और उसमें आपको झूठ बोलना है। ठीक है? आपको आंसर में सच नहीं कहना है। ठीक है? तो आप बच्चों को क्या सिखाती हैं? जल्दी मैम। नाइस। एवरेस्ट क्लाइंब के दौरान क्या किया था आपने? कुछ नहीं। ओके। मौत को पास से मतलब मौत को टक से छू के डर कैसा होता है? अमेजिंग, मतलब खुशी वाला। ओके। ठीक है मैम, आपको 1 करोड़ की अगर धनराशि मिल जाए तो आप क्या करेंगी? मैं दोबारा एवरेस्ट नहीं जाऊंगी। ओह, कुछ और के लिए तो प्लान है। मैं जाऊंगी। मैम आप किचन में क्या करती हैं? डांस। ओके। मैम आप स्टेज पे क्या करने जाती हैं? खाना बनाए। मतलब ऑपोजिट। हाँ ठीक है, इट्स ओके। तो अभी हम एक सवाल है कि मैम जैसे छिंदवाड़ा से आप बिलोंग करती हैं तो मैम आपका वो शहर से जैसे नाता होगा तो वहाँ की एक लोकल लैंग्वेज होगी, तो हमारे ऑडियंस को आप वहाँ की लैंग्वेज में कुछ ऐसा बोलें ताकि लगे कि हाँ छिंदवाड़ा की जो लड़की है, पातालकोट की जो लड़की है वो। जो मतलब तामिया है मेरा गांव का नाम, और वहाँ मतलब मैंने तो हमेशा बचपन से ही हिंदी बोली है। वहाँ पर ट्राइब्स सरवाइव कर, हाँ मतलब जो पातालकोट है तो वो तो पर्टिकुलर ट्राइब्स के लिए ही है। उनकी लैंग्वेज मुझे बहुत खास तो आती नहीं है, लेकिन जैसे जो छिंदवाड़ा वाले हैं ना, लाइक मैं भी नहीं बोलती हूँ लेकिन मैं बताना चाह रही हूँ कि छिंदवाड़ा वाले ना अपने हर वर्ड में इच लगाते हैं। इच, हाँ, लाइक जैसे आप बोलेंगे ना कि ये ले लीजिए, तो अगर आपको नहीं लेना है तो बोलेंगे मैं लूंगीच नहीं, मैं खाऊंगीच नहीं, और मैं जाऊंगीच नहीं, बोलो कितना भी बोलो मैं करूंगीच नहीं। तो ये ऐसा बोलते हैं, मतलब टफ नहीं है उसको बोलना, मतलब इच लगा दो आप। तो नहीं, बट ये उनका लैंग्वेज नहीं है, ये उनकी जैसे टोन जो होती है ना वो है। लेकिन वहाँ पर अलग अलग टाइप की लैंग्वेज है, जैसे हमारे वहाँ पर जो ट्राइब्स है, गोंड ट्राइब है, बारिया ट्राइब है, तो उनकी पर्टिकुलर लैंग्वेज है। बाकी गांव में तो ऐसे देहाती तो बोलते हैं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या यहाँ मतलब इस टाइप से। लेकिन हमने कभी बचपन से, मेरे पिताजी ना टीचर रहे हैं, बट जबकि हमारे दादा दादी भी वैसी लैंग्वेज बोलते हैं, बट क्योंकि उन्होंने बचपन से हमारे अंदर वैसा डाल दिया ना, तो हम नॉर्मली बोल रहे हैं। इवन मैं तो वो इच वाला भी नहीं बोलती हूँ। थोड़ा मेरे लिए मैं ऐसे इच है, मतलब मैं ऐसे इच है। हाँ, मैं ऐसे इच हूँ। ओके, दैट्स नाइस। चलिए मैम, मुझे एक स्लैंग चलता है कि जब भी फीमेल और मेल्स की बात आती है, कंपैरिजन की बात आती है, तो क्या आपको लगता है कि फीमेल्स को ज्यादा सपोर्ट मिलता है किसी भी चीज में एज कंपेयर, लाइक आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ लोगों की मेंटालिटी है और ये सिर्फ फेमिनिज्म को दिखाने का एक वे है। मैं आपको बताऊंगी कि इन 4 साल में मैं एक मतलब नाम किसी का नहीं लेना चाहिए, मैं किसी से मिलने गई उनके बंगलों में, और उनसे मैंने कहा कि मैं ये करना चाहती हूँ माउंट एवरेस्ट, उसका परमिट लेना है, मुझे ऐसी ऐसी फीस है। तो उन्होंने कहा कि किसके रेफरेंस से आई हो। ओके, रेफरेंस। तो मैंने उनसे कहा कि किसी के रेफरेंस से नहीं है, मुझे लगा कि आप मेरी मदद करेंगे इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। तो उन्होंने कहा कि किसी ने तो कहा होगा, तो मैंने कहा नहीं, मैं खुद से। तो बोले ठीक है, हम देखते हैं, अगले हफ्ते आना। मैं अगले हफ्ते गई
और यू कांट बिलीव, मतलब वो टाइम था ऐसे, मतलब मार्च वार्च का ना, तो बहुत गर्मी बहुत ही, तो एज अ फीमेल मैं उनके बंगले के सामने ना दिन भर वेट करती रही धूप में ही। मुझसे किसी ने पानी के लिए भी नहीं पूछा है, है ना। फिर उन्होंने मुझसे मिले नहीं, फिर 15 दिन बाद फिर मिले, तो फिर उन्होंने कहा कि देखते हैं होगा तो करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने इग्नोर करना चालू कर दिया। तो तब मुझे ये रेफरेंस वर्ड बहुत हर्ट हुआ था कि यार ये रेफरेंस क्या होता है। आप ऐसा डेजिग्नेशन लेके बैठे हैं कि आपसे कोई भी नागरिक मिल सकता है, और फिर एक महिला होने के नाते भी तो आप ये सोच सकते हैं ना कि एक लड़की आई है मिलने, तो क्या इसकी प्रॉब्लम है कुछ। भलाई ज़रूरी नहीं कि आप हर किसी की मदद करें, मगर आपको उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ये जो एज अ फीमेल जो पानी के लिए नहीं पूछा, आज वही लोग मुझे बुलाते भी हैं अपने प्रोग्राम में, ये एक बड़ा उनके लिए वो है। तो ऐसा नहीं है, ये लोगों ने बनाया है, बहुत ऐसा नहीं है सब एक जैसे। जब मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ में मुझे बुरे लोग मिले हैं तो अच्छे लोग भी मिले हैं, जो लोग एज अ सपोर्टिंग होते हैं, जो उस चीज़ को समझते हैं कि फीमेल के लिए वो सारी चीज़ें करना कितना मुश्किल है। हम सबको एक तराजू में नहीं रख सकते हैं। तो लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप फीमेल हो तो आपका ये काम हो जाएगा। आपको कंपेयर वैसे कि आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो आपको कोई नहीं देखता ना कि आप किसी लड़की ने एग्ज़ाम दिया है, किसी लड़के ने, जो एग्ज़ामिनर है वो उसको वैसे ही पास करेगा। तो लेकिन जब हम देखते, और मुझे लगता है कि अब ज़रूरी भी नहीं रह गया, अब तो इतना सिमिलर चीज़ें हो गई, लेकिन जो फीमेल को बढ़ावा मिलता था वो मिलता है भी, वो इसलिए है कि वो उस चीज़ के लिए नहीं बनी। मतलब उसकी जो उसका जो बॉडी है, उसका जो हार्मोन्स है, वो मेल के कंपेयर में अलग है ना, और उसको मौका नहीं मिला पहले, है ना। मेल बहुत टाइम से पढ़ाई कर रहा है, बहुत टाइम से जॉब कर रहा है, अब सबने हिस्ट्री पढ़ा है। फीमेल्स को बहुत लेट ये सारी चीज़ें करने को मिली, बट उसका दिमाग बहुत तेज है। तो वो जो लेट मिला है उसको लेवल में लाने के लिए मुझे लगता है उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, और लोग देते भी हैं। और हम इसलिए नहीं, ऐसा जैसे बोलते हैं ना ये काम लड़की ने किया है तो उसको इतना ज़्यादा सेलिब्रेट हम इसलिए करते हैं क्योंकि उसका स्ट्रक्चर वो करने का है नहीं, फिर भी वो कर रही है, इसलिए वो उस सम्मान को पाने के लिए डिजर्व करती है। मेल ऑलरेडी स्ट्रांग बना है पहले से, और फिर वो करता है तो लोग बोलते हैं हाँ क्या, लेकिन लड़की करती तो ज़्यादा उसका काउंट होता है ना, तो वो इसलिए है। तो इसलिए मेल फैक्टर को ये नहीं सुने कि अरे लड़की ने किया है इसका इतना मतलब इतना बड़ा, ऐसा नहीं है, वो उसका है नहीं, लेकिन फिर भी वो करके दिखा रही है। तुम्हारा है तो मुझसे ज़्यादा करके दिखाओ। मैम आपके लिए क्या कोई लाइफ में ऐसा कोई मोटिवेशन इंसान रहा है जो आपको हमेशा मोटिवेशन देता रहा है और बहुत इंस्पायर करता रहा है, जिसको आप बस एक बार, जैसे पापा भी होते हैं, हस्बैंड भी होते हैं, बहुत कोई भी हो सकता है, लेकिन कहते हैं कि एक आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, तो इस औरत के पीछे किसका हाथ है? देखो मुझे लगता है मोटिवेशन हर किसी से ले लेना चाहिए, जब जैसे मैंने तो ऑब्वियस पिताजी से काफ़ी रहा, अभी हस्बैंड से भी बहुत है, सारी फैमिली से, लेकिन मैं जिनको मानती हूँ, मेरे गुरु जिनको मैं मानती हूँ, डॉक्टर राजेश त्रिपाठी, वो मेरी लाइफ मतलब वो प्रिंसिपल रहे हैं मेरे कॉलेज के, और उनसे जो मुझे ज्ञान मिला है ये कहना चाहिए वो बहुत ज़्यादा है। और अभी भी मैं किसी भी सिचुएशन में होती हूँ तो मैं उनसे ज़रूर ओपिनियन लेती हूँ, और एज अ आइडियल मैं विजेंद्री पाल मैम को भी मानती हूँ, क्योंकि उनके बारे में पढ़ के ये मोटिवेशन मुझे आया था। और मैं स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ती हूँ और डॉक्टर अम्बेडकर जी, उनसे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो मतलब आपको विजेंद्री पाल को देख कर ये लगा था कि हाँ मुझे भी इस जगह जाना है। तो मैम जैसा कि आप अभी आने वाले टाइम में कुछ क्लाइम्स करने वाली हैं एवरेस्ट, तो आप इससे पहले 5 कर चुकी हैं ऑलरेडी, मतलब इन ऑल ओवर वर्ल्ड, तो आने वाले अभी जो आप जून में जाने वाली हैं उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं। ये जो है नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट माउंटेन है, माउंट मैकेंडी, देनाली इसको बोलते हैं, और ये यूएस में अलास्का जो रीजन है वहाँ पर है। तो ये जून का प्लान है मेरा, ऑलमोस्ट वीज़ा और सब सारी जो फॉर्मेलिटी है वो हो चुकी है, और मैं अब अपने आप को तैयार कर रही हूँ, रेडी कर रही हूँ। और क्योंकि बहुत ही थोड़ा चैलेंजिंग है ये, ज़रूरी, क्योंकि फिज़िकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है हर एक्सपीडिशन के लिए। तो जॉब
मदरहुड और ये सब के साथ मिलाकर ज़्यादा अपने आप मैनेज करना पड़ रहा है। बट कोई बात नहीं, मैं तैयार कर रही हूँ। और क्या है था, हर माउंटेन का अपना अपना एक चैलेंज होता है। ज़रूरी नहीं कि मैंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर लिया तो मैं किसी भी माउंटेन को क्लाइंब कर सकती हूँ। हर अपने माउंटेन का वेदर, वहाँ का हाइट, एल्टीट्यूड, उस सब सिचुएशन अलग अलग होती है। तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ और जून में मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। और इसकी जो हाइट है वो 6000 मीटर समथिंग है। और ये क्योंकि लास्ट जो मैंने किया है उससे काफ़ी और डबल चैलेंजिंग होगा ये। और देखते हैं। ओके, तैयारी तो चल रही है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट मैम। मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल जैसे कि आपकी एक बेबी है छोटी सी, और अगर औरत चाहे तो कहीं ना कहीं अगर वो सोच ले कहीं तो कुछ भी कर सकती है, और ये आपसे बेस्ट एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता। और एक बेबी होने के बाद आप मैनेज कर रहे हो ये चीज़, तो इसके लिए आपको कैसे मैनेज करना पड़ता है कि समटाइम्स वो भी आपके लिए होती होगी कि नहीं मुझे मम्मा चाहिए, या फिर समटाइम्स ऐसा भी होता होगा, तो आप कैसा फील करते हो उस टाइम? मुझे लगता है कि मैं उसको कम टाइम देती हूँ जब मैं ऑफिस में होती हूँ तब, क्योंकि दिन में मेरी मदर इन लॉ के साथ या घर में रहती है वो। तो बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसा हम बच्चे को स्टार्टिंग से बिल्ड करेंगे वो वैसा बिल्ड हो जाएगा। और उसे ये बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि मम्मी वर्किंग है और मम्मी एक्सपीडिशन में। अगर आप उससे पूछोगे ना मम्मी कहाँ जाती है, तो वो कहेगी मम्मी माउंटेन में जाती है। नाइस। तो और मैं उसको साथ में जैसे जो छोटे मोटे ट्रैक जाती हूँ तो मैं उसको लेकर जाती हूँ। ओके। तो शी नोज तो आप अभी से प्रिपेयर कर रही हैं उसको? ये तो वो जाने उसे क्या बनना है। जैसा उसका इंटरेस्ट होगा वैसा वो बनेगी। फिर माँ बाप के गुण बच्चे में आते हैं। बिल्कुल आते हैं। मैं ये बोलूँगी कि जब वो 3 महीने की थी और उसने पलटना सीखा था और मेरे बेड के पास में विंडो थी, तो वो उसने पलट कर विंडो को पकड़ा और 2 स्टेप वो सीधे खड़ी हो गई थी। जो बच्चा खुद बैलेंस बना के नहीं खड़ा होता, मतलब ऐसे आप पकड़ के खड़ा करते हो ना, तो बट उसने उस रेलिंग को पकड़कर विंडो की और वहां पर वो 2 स्टेप चढ़ गई थी। तो ये देख के मैं बहुत दंग थी कि ये कैसे हुआ। हाँ, उस मोमेंट में एकदम। तो जब वो सिर्फ पलटना सीखी थी तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और मैंने उसको बिल्कुल इतना सोफिस्टिकेटेड बेबी नहीं बनाया है। और मैं उसको मिट्टी से खेलने देती हूँ, सब करने देती हूँ जितना वो कर सकती है। और जहाँ जब भी मैं ऐसे कहीं पर जहाँ छोटी जगह जाती हूँ, लाइक ट्रैक पे या कहीं तामिया भी लेके जाते हैं उसको, तो मैं उसको माउंटेन में लेके जाती हूँ तो उसको अच्छा लगता है। अभी उसने हम यहाँ गए थे, लेह लद्दाख गए थे, तो वहाँ का जो सबसे खारदुंगला पास है, हाईएस्ट पास है, उस हाइट में भी वो गई। तो उसने काफ़ी अच्छा, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये देखकर मैं काफ़ी खुश हुई कि लाइक उसको भी साथ में लेके जाया जा सकता है। अभी मतलब अभी वो इतनी छोटी है, आप उसको अभी से ट्रैकिंग और ये सारी चीज़ें करवा रही हैं, तो मुझे लगता है जब वो आपकी एज में आएगी तो वो तो हाइट्स पे पहुंचने वाली है एकदम। बिल्कुल। ये तो अब वो मैंने बोला ना पहले भी कि ये तो अब उसका ही होगा। अगर उसको इंटरेस्ट आएगा तो वो भी अच्छा कुछ करेगी। और मुझे लगता है कि बच्चों को उनके इंटरेस्ट पे छोड़ देना चाहिए। हाँ, बट आपको उनको अपने आप से कनेक्ट, अपने साथ एक बॉन्डिंग बना के रखनी चाहिए। और मैम जैसे बच्चों से बात हुई है तो बच्चों से एक मुझे बचपन वाला एक टंग ट्विस्टर याद आता है। कभी आपने टंग ट्विस्टर किया है क्या? नहीं किया है? ओके। तो मैम एक करते हैं अपन, ठीक है? आपको बोलना है राजा गोप गुपग्गम दास। अच्छा, ओके। तो ये आपने शायद हमारे पिछले एपिसोड्स देखे होंगे, तो आपने, क्योंकि ये स्लैंग जो है ना कहीं लोग बोल तो लेते हैं पर बीच बीच में अटक भी जाते हैं। तो मैं आपको अभी थोड़ा सा, अगर ये आप बोल दिए तो फिर मैं आपको एक और दूंगी। तो क्या बोला फिर से? राजा गोप गुपग्गम दास। आपको 5 बार बोलना है, जल्दी जल्दी। 1 मिनट, पहले मैं एक बार तो बोल। ओके, राजा गोप गुपग्गम दास। राजा गोप गुपग्गम दास। गुपग्गम दास। गुपग्गम दास। हाँ, अब बोलिए। राजा गोप गुपम्बक दास। राजा गोप गुपग्गम दास। दूसरा दो यार। ठीक है, तो हम समझ गए हैं कि मैम नहीं कर पाएंगी। मतलब ये माउंट एवरेस्ट से चढ़ने से ज्यादा मुश्किल लग रहा है क्या? ठीक है, एक और कोशिश करते हैं हम। रोड रोलर, लोड रोलर। रोड रोलर, लोड रोलर। लोड रोलर, ओके। रोड रोलर, रोड रोलर। देखो मेरी ना टंग वैसी स्लिप होती है। तो ये तो मैं वैसे
से नहीं बोल पाऊंगी। ओके ठीक है। तो मतलब हम समझ गए कि मैम टंग ट्विस्टर करने में नहीं, लेकिन आप एवरेस्ट जरूर चढ़वा सकते हैं इनसे। तो मैम जैसा कि अभी इतने सारे मैंने आपसे सवाल पूछे, तो आप चाहें तो मुझसे भी कोई एक सवाल या कोई मेरे लिए सुझाव आपका, कुछ भी, मतलब एक बस। एक सुझाव आपके लिए यार, मैं क्या ही दूँ, आप तो इतना मतलब आप इतने लोगों की स्टोरी सुनती हैं, तो मुझे लगता है ये तो सिर्फ एक मोटिवेशन है। आपको तो कितने मोटिवेशन मिलते होंगे, आप मतलब अच्छी पर्सनालिटी को आप यहाँ पर बुलाते हैं और उनके साथ बात करते हैं, तो मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा तो आपका एक्सपीरियंस होगा। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। आप मतलब मुझे लगता है उम्र के साथ नहीं, कहीं ना कहीं आपके तजुर्बे से आपको बिल्कुल तजुर्बा मतलब मिलता है, और आपका तजुर्बा कहीं ना कहीं बहुत कुछ सिखा देता है आपकी लाइफ में। तजुर्बा ही लाइफ पे जो हम सीखते, मतलब तजुर्बा से ही हमको सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। ये ज़रूरी नहीं कि हम मंजिल पे पहुँचे, अगर हम मंजिल पे नहीं पहुँचे तो तजुर्बे से ही हमारी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यही है, आप एक्सपीरियंस जो भी यहाँ पर पर्सनालिटी आती हैं, आप उनसे जब भी बात करती हैं तो उनकी लाइफ में उन्होंने जो फेस किया है, तो कई बार ऐसा होता है ना, ज़रूरी नहीं कि हम भी ठोकर खाकर ही सीखें, दूसरे की ठोकर से भी हमको सीख लेनी चाहिए। मिल सकती है। तो मेरा बस यही है कि आपके लिए पर्टिकुलर कि जो भी यहाँ पर आता है और वो अपनी स्टोरी सुनाता है और कोई ऐसी सी चीज़ जो आपसे रिलेट करती है, तो आप उसके लिए पहले अवेयर हो सकती हैं। थैंक यू सो मच मैम, ये सजेशन बहुत अच्छा था, मैं इसको याद रखूंगी। और आपका वो ट्रेनिंग वाला तो स्पेशली वो तो सबके लिए है कि लाइफ में बहुत ज़रूरी है हमारी ट्रेनिंग वाला पार्ट, क्योंकि हम किसी भी, जैसे मैं ही कहूँगी, जैसे मैं बच्चों को बोलती हूँ जो अभी एग्ज़ाम देने, अभी एग्ज़ाम का भी माहौल है, तो ये सबसे ज़रूरी है। अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो मतलब आपकी ट्रेनिंग, सिलेबस इट्स मीन ट्रेनिंग, कि अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर कर पाएंगे, क्योंकि आपने अपने ट्रेनिंग में अपना 100% दिया। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो उससे रिलेटेड, क्योंकि वो आपकी फील्ड का है, फिर उससे रिलेटेड कुछ आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए लाइफ में ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। मतलब अगर वो बच्चा फेल हो जाता है तो मतलब कहीं ना कहीं उसकी ट्रेनिंग थोड़ा मतलब आपने अपनी ट्रेनिंग में 100% नहीं दिया। अगर आप देंगे तो आप जरूर अचीव। हाँ, तो मतलब अभी जो 10th और 12th वाले बच्चों के पेपर हो रहे हैं, वो ध्यान से सुन ले ये बात को कि आपकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, तभी आप पेपर अपना बहुत अच्छे से दे पाएंगे और बाकायदा अच्छे मार्क्सों से पास भी होंगे। तो ठीक है मैम, बहुत मजा आया आपके साथ। और एक लास्ट में हम बस अपने आखिरी पड़ाव पर हैं कि मैं चाहती हूँ कि आपके जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो खबरी के व्यूअर्स हैं और जो देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं आज, तो आप उनके लिए कुछ ऐसा मोटिवेशन जो कि आपको अपनी पूरी लाइफ में सिखाता हुआ आया है, हो सकता है शायद वो माउंटेन्स से ही रिलेटेड हो, कुछ ऐसा जो उनके लिए लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प कर सकता हो। द कैमरा इज ऑल योर्स। आप अपनी लाइफ में ना, अपने जो रूटीन है हमारा, मुझे लगता है कि हम हमारी लाइफ, क्योंकि हम सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होती है, हमको सबको पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या हम गलत कर रहे हैं। लाइक अगर हम हमारा रूटीन सही नहीं कर रहे हैं, हमारा खान पान सही नहीं कर रहे हैं, अगर जैसे हमको डेली सुबह उठना चाहिए, तो वो अगर हम नहीं कर, सबको पता है कि सुबह उठना चाहिए मगर उठता कोई नहीं है, तो मुझे लगता है कि एज अ स्पोर्ट पर्सन मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आपको अपनी लाइफ में एक स्पोर्ट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। चाहे आप स्कूल वाले हो, कॉलेज वाले हो, या आप वर्किंग हो, आप ज़रूरी नहीं आप नेशनल खेलें, स्टेट खेलें, आप लेकिन अपने लिए 1 घंटा, आधे घंटे, 15 मिनट एक स्पोर्ट्स अगर आप अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करेंगे तो ये जो आजकल स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो रही है सबको, वो नहीं होगी और अपने काम पर भी आप अच्छे से मन लगा पाएंगे। क्या बात है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स फॉर कमिंग इन आवर शो मैम, बहुत मज़ा आया आपके साथ। तो ये थी हमारे साथ माउंटेनियर भावना डहरिया विद अस। तो ठीक है दोस्त, हमने कर दिया है इसे यूट्यूब पर पोस्ट और आप भी कर दीजिए इसे वायरल मोस्ट, क्योंकि इसमें नहीं लगती कोई भी कॉस्ट, और पहुंचा दीजिए इसे 1 मिलियन ऑलमोस्ट। तो चलते हैं दोस्त।